हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए ऑडिटिंग का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 ऑडिटिंग के साथ। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंट क्यों यूज किया गया है? लेट्स सपोज मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है और मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन गया। अब मैं कोई ना चाहूंगा कि उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट गंदी बने, जिसके कारण मार्केट में शेयर वैल्यू डाउन आए। बल्कि मैं उसको एक अच्छी रिपोर्ट दूंगा ताकि आने वाले टाइम में मेरे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होए। तो कभी मेरे मन में पार्शियलिटी या बाइसनेस ना आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 141 है, उसके अंदर क्या रखा है? एलिजिबिलिटी ऑफ चार्टर्ड, मतलब जो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स उसके अंदर प्रोविजन है कि आप ये सब काम नहीं कर सकते। यदि आपने वो काम किए गए हैं तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अब यहाँ पे वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूज किया गया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपकी बैलेंस शीट आ गई, P&L आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, और आपके एक नोट्स बनते हैं, और चेंज इन इक्विटी। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है? आपकी फाइनेंशियल सारी लास्ट की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है बैलेंसेस की, क्या आपके इतने बैलेंस निकल के आ रहे हैं। लेट्स सपोज बैलेंस शीट है, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख की, ये आपका फाइनल बैलेंस होता है। अब ये 10 लाख कैसे बन के आया? आप ये चेक करोगे ना, इसका इनवॉइस लोगे कि कंपनी के नाम पे है क्या नहीं है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है क्या नहीं है। इसलिए हम हर एक इंफॉर्मेशन की डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में तब यूज किया गया, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। When such an examination is conducted with an view on expressing an opinion thereon, ऑडिटर है वो हमेशा अपना ओपिनियन देता है। कभी भी ये नहीं कहता है मैंने कंपनी का ऑडिट कर लिया है और इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। 100% ऑडिट कभी भी नहीं होता, क्योंकि ऑडिट है वो सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक बड़ी कंपनी होती है क्या, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो जाती है साल में, अगर ज्यादा ही बड़ी कंपनी हो जाए। अब कुछ ही महीने में वो सारी ट्रांजेक्शन चेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कंपनी ने पूरे साल काम किया, अब ऑडिटर तो काम होने के बाद आएगा ना, और वो पूरी बैठ के ट्रांजेक्शन चेक करे कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? सैंपल बेसिस मेथड अप्लाई कर देता है। वो एक इंटरवल्स बना देता है कि इतने इनवॉइसेस में से मेरे को इतने ट्रांजेक्शन लेनी है, इतने में से इतने लेनी है। अब उस सैंपल के बेसिस पे अगर सैंपल सही निकल गए तो उसको रिलायबिलिटी आ जाती है कि हाँ इस कंपनी का काम ठीक हो रहा है। अगर सैंपल में उसको कहीं भी गड़बड़ लगती है तो वो जब जाके डिटेल एनालिसिस करता है। आइए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब सबसे पहले इसने कहा है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपको होनेस्ट रहना, कि आप ये नहीं है कि आप दूसरों की बातों में आके दूसरों के दबाव में आके काम करोगे। ऑब्जेक्टिविटी, बाइसनेस, कि आपने देखा कि क्लाइंट आपको बहुत अमीर है और आपको उसको जैसे आप वहाँ का ऑडिट करने गए और उसने आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे दी, कार दे दी, बंगलो दे दिया, और आप उसके उस इन्फ्लुएंस हो गए काफी ज्यादा और अपने ऑडिट रिपोर्ट गलती इशू कर दी। इंडिपेंडेंस, इसके लिए आप सेक्शन 141 पढ़ोगे कि आपको वो सब काम नहीं करने, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब भी आप ऑडिट करने जाओगे आपके पास कंपनी की एक बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन होगी। कभी ये ना हो जाए कि आप उस कंपनी का ऑडिट कर दो और बाद में मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दो और वो कंपनी के सेहत में अच्छा ही ना हो। आप दो केसेस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, जब लोग मांगे या कंपनी खुद कहे हाँ इस पसंद है शेयर कर दो। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, अब इसमें ये कहते हैं कि जैसे आईसीए है, वो सीए की एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है, बट सीए स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है 3 इयर्स की, जो कि कंपलसरी होता है। उसके अंदर उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड नॉलेज दी जाती है, जब जाके वो क्वालिफाई हो पाते हैं। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, लेट्स सपोज एक बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक है, ये इसका हेड ऑफिस हो गया, उसकी ब्रांचेस होगी। अब ये तो है नहीं कि एक ऑडिटर वो इसकी भी ऑडिट कर देगा और वो सारी ब्रांचेस की भी कर देगा जगह जगह जाके विद इन ड्यू टाइम। तो इसके अलग ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं, इसके अलग ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं। तो अब ब्रांच ऑडिटर है, उसको कह दिया जाएगा जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट बना के दो। अब ये नहीं कि सीधा इसकी रिपोर्ट बनती ये अपनी रिपोर्ट के साथ मर्ज कर देगा, कंसोलिडेट कर देगा। नहीं, ये इसके काम को सैम्पलिंग बेसिस पे भी टेस्ट करेगा कि जो ऑडिटर ने काम किया है वो सही तरीके से है क्या नहीं है। अगर लास्ट में कोई भी रिपोर्ट में गलती होती है, वो पहले सबसे पहले हेड वाले का गला पकड़ा जाएगा। तो हेड वाला पहले रिस्पॉन्सिबल होगा, बाद में वो इसको देखेगा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में कहते हैं कि जो भी आपने काम किया है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करते रहो। क्यों? आने वाले टाइम में यदि कोई भी आपके ऊपर कोई लीगल केस हो जाता है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा दिखाने के लिए, ये देखो मैंने ये सारे काम ऐसे किए थे। आपको 7 डेज तक अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। प्लानिंग, एक ऑडिट है वो प्रॉपर प्लानिंग फेज पे होता है। क्यों? कोई काम आपका छूट ना जाए,
और किसी काम को आपने करना है तो आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से मेथड को अप्लाई करके प्लानिंग से लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले फीचर्स, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। तो ऑडिटर स्टेप टू स्टेप सारे काम करते हैं। ऑडिटर लिखता है कि प्रेजेंट एंड करेक्ट व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कि कंपनी के स्टेटमेंट्स वो करेक्ट एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं। सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द बुक्स हैव बीन ड्रॉन अप, कि वो बुक से सही सेटिस्फाई हो गया कि हाँ इस कंपनी ने अपनी बुक्स है वो सही तरीके से मेंटेन की है। रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर पर्टेन्स टू फाइनेंशियल पीरियड, कि ऑडिटर है, ऑडिट आता है, वो ऑडिट करता है, वो कहता है कि मैंने इस पेड़ को ऑडिट किया है और इसकी ट्रांजेक्शन मुझे ठीक लगती है। वो ये नहीं कहता कि जब से कंपनी बनी है अब तक की सारी ट्रांजेक्शन ठीक है। वो सिर्फ अपने पेड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, इसमें दो ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना कि कंपनी की स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव और एंसिलरी, अब इसमें क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स क्या होते हैं जो गलती से किए जाते हैं। लेट्स सपोज आपने क्लैरिकल में अकाउंटेंट रखे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए या कुछ भी हो गया तो उनके प्रोविजंस गलत अप्लाई कर देते हैं। बट फ्रॉड क्या है, जो डेलिब्रेट किए जाते हैं, और इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी बुक्स है वो जानबूझ के गलती बनाई जाती है। अब एरर्स को इसने क्लासिफाई किया, टेक्निकल एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में क्या है कि आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। जब दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच कर गई। एरर ऑफ कमीशन, अब इसमें क्या आता है, जैसे आपने कोई क्रेडिट है, क्रेडिट आपने राम के नाम पे करना था बट आपने श्याम के नाम पे कर दिया, बट आपका डेबिट सही अमाउंट से है। तो ये कि कमीशन में आपका गलत आप अमाउंट ले देते हो बट आपका अकाउंट टैली हो जाता है क्योंकि एंट्री आपकी सही रहती है। कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर कैसे होता है, जैसे लेट्स सपोज आपने सेल है वो आपने 100 से रिकॉर्ड करनी थी बट आपने 150 से रिकॉर्ड कर दी। और ऑन दी अदर हैंड आपने कैश है, कैश का भी आपने 100 की जगह 150 से रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके क्या, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी मैच करके, क्योंकि आपका डेबिट भी ज्यादा है आप क्रेडिट भी ज्यादा है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, कोई एंट्री आपको दो बार रिकॉर्ड हो गया 3 बार हो गई तो डुप्लीकेशन। अब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, पहले कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। लेट्स सपोज आपका अकाउंटेंट है, आपके अकाउंटेंट ने अपने लाइफ स्टाइल काफी अच्छा बना लिया है जिसके अब उसके कैश एक्सपेंसेस है काफी ज्यादा हो रहे हैं बट उसकी सैलरी है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई। तो वो क्या है, कंपनी में डेलिबरेटली उसका आदमी कैश तो रहता ही है तो वो थोड़ा कैश करके निकालने लग गया। एक ना इसके अंदर आता है टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग क्या क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज एक अकाउंटेंट है, उसके पास एक डेटर है, डेटर से कैश आया 50,000। अब अकाउंटेंट ने क्या किया कि वो 50,000 में से 10,000 है वो अपने घर पे ले गया और उसने पार्टी में खर्च कर दिए। अब उसने क्या सोचा कि अगले दिन एक पेमेंट आ रही है 40,000 की, मैं उसको 30,000 रिकॉर्ड कर दूंगा और 10,000 वाले मेरे कंपनसेट हो जाएंगे। अभी 10,000 तो फिर भी बच गए। फिर अब आगे जाके 50,000 की फिर पेमेंट आनी है। अब वो 50,000 को ना रिकॉर्ड करके क्या रिकॉर्ड करें 40,000। मीन से 10,000 का घपला जो उसने किया है स्कैम, वो चलता ही है ज्यादा, वो कभी प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अब कोई मॉल है उसके अंदर स्मॉल आइटम्स है वो काफी एक्सपेंसिव नेचर की होती है, तो रात को वर्कर्स जैसे क्लोजिंग के टाइम पे बंद होने से पहले अपनी पॉकेट में शूज में छुपा के ले जाते हैं कि मैं मार्केट में जाके इसको बेच दूंगा। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कि जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसमें अगर आपको कोई भी मेथड दे रखा है और वो आपकी मर्जी के ऊपर है, क्या जैसे उसमें है इन्वेंटरी कि आपको आपकी गुड्स है वो लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करना है, बट आप क्या करते हो जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है आप उस पर रिकॉर्ड कर देते हो। प्रिवेंशन एरर ऑफ फ्रॉड्स, एरर एंड फ्रॉड्स। अब फ्रॉड्स क्या है, वो ये पकड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका ऑडिट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चलता है, बट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो डेलिबरेटली गलत बनाई गई है, तो ऑडिटर कहाँ से पकड़ेगा। तो इस कारण ऑडिटर को पकड़ने में काफी टाइम लग जाता है। तो लेकिन ऑडिटर को जब भी शक होता है कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या करता है अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स को और ज्यादा डिटेल में ले जाता है और उसको लगा के इसको ठीक करने की ट्राई करता है, रिपोर्ट कर देता है वो फ्लोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑडिटर। सबसे पहले आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग क्या होता है, जिसके बेसिस पे आपकी जनरलिटीज रिकॉर्ड होती है बुक्स में, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑब्लिगेशन और ऑथराइजिंग ऑफ कैश डिस्बर्समेंट। ऑब्लिगेशन कैसे,
जैसे आपने क्रेडिट परचेज किया तो उसके बेसिस पे ऑब्लिगेशन आ गई कि आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, या आपने किसी बंदे को कैश देना है कि आपको कोई एक्सपेंस का वाउचर आ गया। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होता है कि जैसे आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स है, अब यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेते हैं एसेट का, प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख की। अभी 10 लाख अमाउंट कैसे आया, अब उसका इनवॉइस चेक करोगे कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, उसकी प्रॉपर पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्या ये हायर परचेज पे ली गई है मशीनरी, और इसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, क्या पिछले और इस रेट में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, और इस वेरियस अदर मेथड्स देखे जाते हैं वेरीफाई करने के लिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है क्या है कि आप कंपनी के किसी प्रोसेस या प्रोसीजर को अच्छी तरीके से देखते हो कि लेट्स सपोज कंपनी का अपने परचेज प्रोसीजर कैसे फॉलो करती है, कि उसका पहले इनवॉइस है वो कितने परसेंट वेरीफाई करते हैं, आगे जाके कितने चेकिंग होती है, पेमेंट कौन आपका इशू करता है, वो सारी चीजें। डॉक्यूमेंटेशन, एसक्यूसी वन कहते हैं कि एक फर्म है, एक ऑडिटर को अपना ऑडिट का वो डॉक्यूमेंटेशन है नॉट लेस देन 7 years तक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। अब लेट्स सपोज एक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी, एक तो वो डेट होगी, तो ग्रुप रिपोर्ट, क्योंकि ग्रुप की रिपोर्ट बनने में टाइम लगेगा। अब लेट्स सपोज इसकी है 31 अगस्त, मेरे को डेट से तरीके से नहीं पता, मैं एक इमेजिनरी यूज कर रहा हूँ, और इसकी आगे 31 मई, अब लेट कौन सी होगी 31 जुलाई। अब ये वाली डेट से 7 years तक आपको मेंटेन करके रखना है। अब आगे डॉक्यूमेंटेशन, इंक्वायरी, इंक्वायरी में क्या होता है कोई भी नॉलेजेबल पर्सन, कि लेट्स सपोज आपने कोई भी बुक खोली रैंडम, उसमें कोई भी एंट्री है, उस एंट्री को उठाकर अपने उस रिलेटेड पर्सन से पूछा कि हाँ भाई ये एंट्री क्यों रिकॉर्ड करी, इसके पीछे क्या बेसिस है, मुझे उसके प्रॉपर इन्वॉइसेस चाहिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेट्स सपोज कंपनी में लीगल एक्सपेंस है 10 लाख का, आपने उसके लॉयर के पास एक मेल भेजा कि भाई ये बता तेरे पास 10 लाख की फीस सही में आती है क्या नहीं आती है, और इतना ज्यादा एक्सपेंस है कि कंपनी में कोई खतरा है क्या नहीं है। कैलकुलेशन, कंपनी है वो कोई इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करके और मेन ट्रांजेक्शन है उसकी इंटरेस्ट की, तो ऑडिटर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखेगा कि कंपनी है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करती है। री परफॉर्मेंस, री परफॉर्मेंस में क्या होता है, ऑडिटर है कंपनी के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, क्या करता है ऑडिटर के पास सिर्फ व्यू एक्सेस होता है, बट वो एक टाइम के लिए डमी एंट्री पास कर देता है। डमी एंट्री में वो देखता है कि वो स्टार्टिंग टू एंड तक एंट्री कैसे जा रहा है। लेट्स सपोज उसने कोई 500 रुपीज की एंट्री पास की है, बट वो लास्ट में जाके 550 हो रही है, तो ये क्या अमाउंट ज्यादा बढ़ के आ रही है, तो यानी कोई ना कोई गलती है सॉफ्टवेयर में, रेड फ्लैग है, तो वो रिपोर्ट कर देगा इस इशू को। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है कि कंपनी का कोई एक्सपेंस है, लेट्स सपोज पहले वो 8,000 था, फिर वो नेक्स्ट ईयर में 9,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, बट इस ईयर में उसका 20,000 है, तो ऑडिटर देखेगा कि हर साल है कंपनी का 1,000 इंक्रीज हो गया, बट इस साल ऐसा क्या हुआ वो 20,000 से इंक्रीज हो गया, तो इस चीज के वो पूछेगा, प्रॉपर बेसिस मांगेगा, या कंपनी का 2,000 से है 4,000 8,000, बट एकदम से उसने रिकॉर्ड कर दिया 50,000, तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए इसलिए। तो ये इसके मेथड से। अब अब ये शॉर्ट नोट मांग रहा है, पहले आता स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या करे कि जो भी जिस कंपनी का ऑडिट या जिस फर्म का ऑडिट लोग कह देता है भाई तुम्हें करवाना ही करवाना है। अब इसमें क्या रखा है जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इंश्योरेंस कंपनीज अंडर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सोसाइटीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर रिस्पेक्टिव स्टेटस, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। अब फीचर्स क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट का, कि ये करें कि ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर की ऑप्शनल कर दे इवन बाय अनएमनेस वोट्स। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज कंपनी के 100% शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें इस ऑडिट नहीं कराना, ये लोग कहते हैं कि चाहे आप 100% वोटिंग कर लो बट आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, अगर हमने कह दिया ऑडिट होएगा तो होएगा। एक पर्सन है वो प्रॉपरली वो क्वालिफाइड होगा, उसके पास प्रॉपर स्किल एंड कॉम्पिटेंस होगी, राइट्स एंड ड्यूटीज है वो लॉ में मेंशन है। इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट क्या होता है, लेट्स सपोज 31 मार्च का ऑडिट होता है 31 मार्च पे भी, और यहाँ पे 31 मार्च पे, बट इन दो पीरियड के बीच में भी अगर आप एक बार और ऑडिट करवा लेते हो तो उसको इंटरिम ऑडिट कर देते हैं।
कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा होगा और उनको प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, बांटना पब्लिक में, तो ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो क्विक डिटेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, कि आपके फ्रॉड्स भी जल्दी पकड़े जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ एनुअल ऑडिट। अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने 6 महीने का तो ऑडिट कर लिया होगा, 6 महीने का रहता होगा, तो इसके 6 महीने के ज्यादा अच्छे तरीके से कर लोगे और पिछले वाले में से कुछ सैंपल उठा लोगे। प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट क्या होता है कि जिस कंपनी के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है बट वो फिर भी करवाते हैं, उसे प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। कोई पर्सन प्राइवेट ऑडिट क्यों करवाएगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करवाएगा? क्योंकि देखो, अगर किसी को लोन लेना है तो बैंक है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। या किसी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ जाके अमलगमेट होना है, या कोई क्लेम आ गया, लोन, इनकम टैक्स के पर्पज के लिए, कोई उस कंपनी में फ्रॉड तो नहीं चल रहा, अच्छा उसके प्रॉपर अकाउंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इसके लिए पीरियोडिकल ऑडिट जो चलते हैं। जैसे आपके अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, बट ऑडिटर है वो अकाउंट्स क्लोज होने से पहले ही आपकी कंपनी में आ गया कि हाँ, एक काम करो, जितना अब तक आपके पास रिपोर्ट बन के तैयार है उतना मुझे दे दो, मैं ऑडिट कर दूंगा। और जब आपका ऑडिट, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इसके दे देना, मैं इसको भी कंसिडर करूंगा। डिफाइन कंटिन्यूस ऑडिट एंड टू व्हाट क्लास इट इज एप्लीकेबल। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है? जिससे रिलायंस है, वो काफी बड़ी कंपनी है और उसके अंदर लाखों ट्रांजेक्शन होती है, तो ये नहीं कि कुछ महीने के अंदर उसके ट्रांजेक्शन ऑडिटर कवर कर लेगा। उस कंपनी का क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल डिफाइन कर देते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, कि मतलब इतने महीने बाद ऑडिटर आएगा, वो उस कंपनी का ऑडिट करेगा। और ये नहीं कि उसने, जैसे अप्रैल है, अप्रैल के बाद लेट्स सपोज उसने 3 महीने फिक्स करे, फिर वो जुलाई की पहली डेट को आ गया, फिर वो सितंबर में आ गया, कि ये नहीं कि उसने 3 महीने का ऑडिट कर लिया, अब वो अगली बार 3 महीने का करेगा। अब इसमें क्या होगा कि उसने 3 महीने का कर लिया, अब स्टाफ को पता है कि अगली बार आके वो अगले 3 महीने ही चेक करेगा, पिछले को नहीं पूछेगा। अब वो क्या होता है, इसमें कुछ एंट्री चेंज कर दें, तो ये नहीं होता। तो ऑडिटर क्या होता है, वो इसका तो करेगा करेगा, कुछ सैंपल बेसिस पे यहाँ का उठा लेगा। अब यहाँ के लिए आया, इस पेड़ का अच्छे तरीके से करेगा, इसके कुछ सैंपल ले लेगा, पिछले पे कुछ सैंपल ले लेगा, ऐसे ही लास्ट वाले पीरियड के। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है, जिसका बिजनेस लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। और ऑडिटर को लगता है इस जैसे कोई, देखो लिस्टेड कंपनी को तो इंटरनल ऑडिट ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, और और भी वेरियस उसकी क्लासिफिकेशन है। बट आपको लगता है इस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर है वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, मुझे जाके डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो तभी आप इसके फीचर्स देख लेना। डिसएडवांटेज क्या, टैम्परिंग विद फिगर्स। वही, जब स्टाफ को समझ आ गया कि आप एक ही इंटरवल में आते हो, आप अगले इंटरवल का चेक करोगे, पिछले इंटरवल को आप पूछ सकते, तो वो चेंज कर देंगे। इंटरप्शन विद क्लाइंट वर्क, कि क्लाइंट बार बार ऑडिटर आ रहा है, उनसे बुक्स मांग रहे हैं उनके काम के बीच में, तो वो दम हो जाएंगे। एक्सपेंसिव, ऑडिटर के आने जाने का एक्सपेंस कंपनी को बियर करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव। मिसिंग लिंक का क्या मतलब है कि ऑडिटर का कई बार भूल जाता है कि मैंने अपना काम कहाँ छोड़ा था, आप कहाँ से स्टार्ट करूंगा। डिपेंडेंस ऑन ऑडिटर्स, कि एक कंपनी है, उसको लगता है कि एक टेक्निकल नेचर की एंट्री आ गई, कि चलो हमारे पास ऑडिटर तो आना ही है, हम उससे करवा देंगे अपना काम, तो उसका कंपनी क्या है, वो डिपेंड होगी ऑडिटर पे। पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन ऑफ क्लाइंट स्टाफ विद ऑडिटर स्टाफ, जब आपके रेगुलर इंटरवल पे आपका स्टाफ जाएगा और क्लाइंट का स्टाफ, तो उनसे क्या होता है, एक फैमिलियरिटी बन जाती है, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी, तो वहां पे क्या होगा, आपका फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाएगा बल्कि। अब what is internal audit? Distinction between internal audit and statutory audit. Internal audit is an independent appraisal of activity within an organization for the review of accounting, financial, and other business practices as a proactive and a constructive arm of management. अब इसमें क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, एक कंपनी की मैनेजमेंट है, वो अपना खुद का ऑडिटर अपॉइंट कर लेती है। वो इंटरनल ऑडिट क्या करता है, वो फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो उसको देखता है, उसका प्रोसेस को देखता है कि कंपनी कैसे कैसे काम कर रही है। उस प्रोसेस को देखने के बाद वो बताता है कि इस कंपनी में यहाँ गड़बड़ है, आप दूसरे कंट्रोल्स को अप्लाई कीजिए, आपका टाइम बचेगा, आपके एक्सपेंस बचेंगे, आपका मतलब वो काफी पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके काफी चीजें बता के देता है। अब उसके बाद मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट भेजते हैं, उस मैनेजमेंट की मर्जी होती है उसको अप्लाई करना है या नहीं करना। अब प्रोजेक्टिव, इट सेट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस विद प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या होता है, वो अपना ओपिनियन देता है। स्कोप ऑफ वर्क, इसमें कौन है, आपको मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी तो मैनेजमेंट ही कहेगी आपको क्या क्या काम करना है, तो इसमें आपको आपका स्कोप लॉक आता है। अपॉइंटमेंट, इसमें मैनेजमेंट करती है, इसमें शेयर होल्डर करते हैं आपको अपॉइंट। रिपोर्ट,
मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तो अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को दो, और इसमें आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को दो। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग? डिस्कस द इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस। अब ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? Audit planning includes establishing the overall audit strategy for the engagement and developing of audit plan, including plan risk assessment procedures and plan response to the risk of material misstatement. अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में गए, सीधा ये नहीं कि आप ऑडिट करने बैठ जाओगे। पहले आप ये देखते हो वो कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उस रिस्क को टैकल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। एक बेसिक नॉलेज कि उस कंपनी के क्या क्या रिस्क है, और उसको रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होते हैं जनरली। तो उसको कहते हैं आप प्लानिंग फेज में सब चीजों को कंसिडर करोगे, फिर आप ये देखो कि मैं क्या क्या प्रोसीजर्स लगा के प्रॉपर तरीके से अपना ऑडिट को कंडक्ट कर सकता हूँ। अब कंसिडरेशन, सबसे पहले इनिशियल इंक्वायरीज। पहले आप वही कंपनी के ओनरशिप, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है और उसके ऑपरेशंस क्या क्या करती है, वो काम क्या क्या करती है। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, कि आप प्रीवियस ऑडिटर से पूछिए क्या कंपनी है वो होनेस्ट है क्या नहीं है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा। सेंडिंग द एंगेजमेंट लेटर टू क्लैरिफाई द वर्क एंगेजमेंट। अभी कहते हैं एसओ 2210 के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये टर्म्स याद कर लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या देगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइम पे बना के आपको आपके पास दे ताकि आप ऑडिट कर पाओ, फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट कर सके, उसको कंट्रोल्स होना चाहिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे आपको। कि नहीं कि मैनेजमेंट बाद में कहे ऑडिटर साहब आपने इस काम को 2 बार पूछ लिया, बहुत मत पूछना। आप चाहे इसको 5 बार पूछो चाहे 10 बार पूछो, उससे मैनेजमेंट को मतलब नहीं होना चाहिए। Proper review by under the Chartered Accountant Act indicated in this representations, कि अगर आपको लगता है काम मैनेजमेंट ने किया तो आप उसको लिखित में ले लोगे, रिटर्न में ले लोगे कि मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट लिख के देखिए हाँ ये काम हमने किया और ये काम सही है। अगर प्रॉपर एविडेंस होता है वो सिर्फ एक आप स्पॉटिंग एविडेंस दे सकते हो मैनेजमेंट का। एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस और बिजनेस फंक्शनल लिमिटेशंस। फंक्शंस क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, आप इन सबको रिव्यू करते हो। टेस्ट चेक ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, की कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसे जा रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वो सबको अल्फाबेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स मेंटेन कर रखी है कि नहीं कर रखी। सेटिस्फाई द बुक्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सैचुरेटरी, कि जैसे इनकम टैक्स में कहता है कि आपको लोगों को आपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने से पहले पीएफ का कट करो, उन्होंने प्रॉपर रेट से कट किया है, प्रॉपर टाइम पे डिपॉजिट किया है। Premium covers all the aspects which are required to state by the law. लिमिटेशन क्या है? ऑडिटर वो कम्प्लीटली ट्रूथफुली रिवील करता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर है वो कभी 100% चेक नहीं करता, वो कुछ ही ट्रांजेक्शन को चेक करता है, उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देता है। तो इसके प्रॉपर आपको ट्रूथफुली रिवील करता है। अच्छा, अभी करें इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या आपका ऑडिट है वो सारा काम होने के बाद होता है, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ बन गई, उसके बाद आपका ऑडिट होता है। तो लेट्स सपोज आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वही आपको गलत बना के दी है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो वो लिमिटेशंस आ गई, एडवांटेजेस देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब व्हाट इज इंटरनल चेक, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है? जैसे आप कभी भी बैंक का देखते हो, बैंक में क्या होता है, कैशियर में काफी जने बैठे होते हैं। एक तो वो काफी भीड़ के कारण होते हैं, और आपने कभी देखो कभी आपके सामने कोई पर्सन आ जाए, वो काफी कहे मेरे को 5 लाख कैश चाहिए, तो कैशियर कभी भी एकदम निकाल के नहीं देगा, वो कहेगा रुको सर मैं अभी ऊपर से परमिशन ले आऊँ। फिर वो परमिशन लेने जाएगा, फिर उसके ऊपर से परमिशन होती है, फिर देन जाके एक्सेस होता है। तो इंटरनल चेक क्या होता है? रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग ड्यूटीज अमंग द स्टाफ इन सच ए वे दैट एवरी पर्सन रिपोर्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आपकी जो सी ड्यूटीज है वो आपको बांट दी जाती है, क्योंकि एक पर्सन के हाथ में रहेगा तो वो कहता है उसको मिस एप्रोप्रिएट, मतलब उसको गलत ही ना यूज कर दे अपनी पावर का, मिस यूज ऑफ पावर। अब जैसा कॉलेज है, कॉलेज में पहले प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं, फिर आपको पूरे कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, फिर आपके डिपार्टमेंट इंचार्ज। मतलब आपकी ड्यूटीज देखो, पहले आप अगर आपको कोई शिकायत है पहले आप अपने टीचर को कॉल दोगे, वो अपने इंचार्ज को करेंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगी, फिर प्रिंसिपल के पास जाएगी, इस तरीके से इंटरनल चेक। अब इसमें क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंटरनल चेक, फिजिकल कंट्रोल। इसमें क्या है कि आपने सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा दिए कि अगर कोई भी सेफ कीपिंग ऑफ एसेट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या प्रॉपरली आपने सॉफ्टवेयर लगा दी
कि अगर कोई भी गलत एंट्री रिकॉर्ड करता है आपके सॉफ्टवेयर तुरंत आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी लिमिट से ज्यादा रिकॉर्ड किया है। ऑथराइजेशन प्रोसीजर, कि आपने किसी पर्सन का लिमिट कर दिया कि भाई 3 लाख की ट्रांजेक्शन करिए परचेज की, बट अगर 3 लाख से ज्यादा की परचेज करनी हो तो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंटरनल वेरिफिकेशन एंड इंटरनल ऑडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनल चेक, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल। अब डिफरेंस को देख लेते हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ incorporating the element of internal check। अब इंटरनल कंट्रोल में क्या है, इंटरनल कंट्रोल के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। इंटरनल चेक है वो एक उसका एक पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, जब आपका एक पार्ट बन गया तो इसका स्कोप नोअर हो गया और इसका वाइडर हो गया। अच्छा, इंटरनल चेक में इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूटीन स्टाफ। जो से आपके रूटीन इंटरनल चेक ये नहीं कि आप तो ट्रांजेक्शन वो साल में 1-2 बार हो गया और आप उसके ऊपर एक ऐसा प्रोसीजर अप्लाई कर दो जितने की वो अमाउंट की ट्रांजेक्शन है उससे ज्यादा आप उस पर खर्चा कर देते हो। ये डेली के ट्रांजेक्शन के ऊपर बनाए जाते हैं। इंटरनल लॉग विद ग्रॉस चेक्स और इंटरनल कंट्रोल, इट एम्स एट रेगुलेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल और अदरवाइज। अच्छा, डिजाइन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेंटेन हो सके और आपकी जो प्लान एंड प्रोसीजर है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो सके। अब to what extent auditor should rely on the internal check system। अब एक है कि ऑडिटर है वो इंटरनल चेक पर कितना रिलायबल कर सकता है। इंटरनल ऑडिट की अपनी डेफिनेशन देख ले। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरनल ऑडिट के, कि आप एडुकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स की कंपनी के कंट्रोल्स कैसे हैं, कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही वो अपनी पॉलिसीज के प्रोसीजर के साथ, accounting of business asset and measure of for the safety, ensuring the reliability of the accounting and other data complied। अब rely internal audit function constitutes a separate component of internal control। अब वही देखो इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल कंट्रोल के अंदर अब यहाँ पे आ गया इंटरनल ऑडिट। जैसे आपका वहां पे था इंटरनल चेक, अभी कहते हैं कि ऐसे 610 प्रोवाइड द गाइडेंस कि आप कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क जब भी उसका वर्क को, मतलब देखो क्या होता है, एक कंपनी का ऑडिटर आया, लिस्टेड कंपनी है, उसमें ऑडिटर आया, अब वो ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। इससे उठे क्या होता है कि कंपनी के पास खुद का इंटरनल ऑडिटर तो होएगा, तो वो इंटरनल ऑडिटर के काम को अच्छे तरीके से चेक कर लेगा। जो इंटरनल ऑडिटर है उसके पास प्रॉपर स्किल है, नॉलेज है, अगर उसने सही तरीके से प्रोसीजर अप्लाई कर रखे तो वो क्या करेगा, उसके बेसिस पे सैम्पलिंग करके अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा। बट उसको लगता है कि कंपनी के इंटरनल ऑडिटर है वो खास तरीके से काम नहीं करे, उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, बस वो वैसे ही काम करे तो उसको डिटेल काम करना पड़ेगा। बट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कि नो सिस्टम, कि आप इंटरनल चेक करते बनाते हो क्या क्या ध्यान रखोगे कि एक पर्सन के पास सारी पावर ना चली जाए, ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर चेंज टाइम टू टाइम। अब इसमें भी एक ना पॉइंट में कहा जाता है ये लीव वाला, कि तो एक पर्सन है उसको 1 वीक की लीव दे दो, एक तो 1 वीक की लीव दोगे वो पर्सन खुश हो जाएगा कि कंपनी मेरा ध्यान रखती है, बट आप उसको फ्री की तो दे दो। इतना क्या करो, इतना वो पर्सन घूम के आ गया 1 हफ्ते बाद, इतना 1 हफ्ते में कोई पर्सन को लेके आओ और उसको पिछला काम जितना उस पर्सन ने काम किया उसके सारे काम को चेक करवा दो, उसे ठीक किया कि नहीं किया। पर्सन हैविंग फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट नॉट परमिटेड हैव एसेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि एक पर्सन है वो एसेट का सारी उसके पास रहती है, आपने अगर उसके हाथ में एसेट भी दे दी बुक्स भी दे दी, कभी उसने अंडर एस्टिमेट ना कर दे बुक्स की वैल्यू को, मिस एप्लीकेशन ऑफ कैश। तो इस तरीके से व्हाट इज वाउचिंग, वाउचिंग आप करके आए हो, अभी वाउच जिसके बेसिस पर एंट्री रिपोर्ट करते हैं। वाउचिंग और वेरिफिकेशन और डिफरेंस, वाउचिंग क्या है जिसके बेसिस बुक्स ऑफ एंट्री में आप रिकॉर्ड करते हो, वेरिफिकेशन क्या बैलेंस शीट से होता है, वाउचिंग क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस। वेरिफिकेशन क्या होता है आप देखते हो जो चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है, बैलेंस शीट में लिखी है, वो एक्चुअल में उतने की है क्या नहीं है। टाइम, ये होल पे के आप देखते हो ये की मतलब स्टार्टिंग के बीच में उठा के देखते हो, बट वेरिफिकेशन क्या, वो तो एट द एंड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है तो आप एंड ऑफ ईयर के देखते हो इसको। इसका कोई नो कंसर्न विद वैल्यूएशन, बट इसका तो वैल्यूएशन के साथ होता ही होता है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर,
क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में क्या कहते हैं, एक पर्सन है वो पहले तो आईसीए के सीए पेपर पास करके वो सीए बने, उस पर्सन के पास सीए के पास सीओपी भी होनी चाहिए। और यदि वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में मेजोरिटी ऑफ पर्सन के पास सीए प्लस सीओपी होना चाहिए। लेट्स सपोज 10% की फॉर्म है, 10% में काम करता है 10%। अब 10 में से सीए सीए से एडवोकेट है, लेकिन 10 में से 6 है जो वो सीए प्लस सीओपी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी कंपनी बना के किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी के रूल बनते हैं वो कह देते हैं कि मेंबर अलग हो गई और कंपनी अलग हो गई। तो अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट करेगी, आने वाले टाइम में कुछ भी फ्रॉड हुआ तो कंपनी को कोई ना जेल में भेजोगे, तो इसी करके एलएलपी है वो ऑडिट कर सकती है। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, आप उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई भी कंपनी से डेट नहीं होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। अच्छा, आपने किसी पर्सन की भी गारंटी नहीं दी होनी चाहिए 1 लाख से ज्यादा। ए पर्सन उस related is director or is employment of the company as a director or a key manager person, कि एक पर्सन है उसका रिलेटेड कभी उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और या की मैनेजर पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसे एक पर्सन है उसने कोई भी गुनाह नहीं का, जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है उसको उस वो किसी भी फ्रॉड में नहीं होना चाहिए जो सी है। एंड पीरियड ऑफ 10, कि अगर उसने कोई भी फ्रॉड किया उसको 10 ईयर्स की कोई भी सजा हो गई तो वो 10 ईयर्स के बाद एलिजिबल हो जाता है कंपनी का ऑडिट करने के लिए। 10 ईयर का इन्होंने पीरियड डिफाइन किया, कल हो गया इनफैक्ट कि आप 10 ईयर तक ऑडिट नहीं कर पाओगे। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर, कि अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका ऑडिटर कैसे आएगा, पहले तो आपके बोर्ड मेंबर लेके आएंगे बोर्ड ऑफ मीटिंग में विद इन 30 डेज फ्रॉम इंटरपेशन। यदि बोर्ड मेंबर फेल हो जाते हैं तो ईजीएम होगी, विद इन 90 डेज मेंबर बताएंगे कि कौन ऑडिटर आएगा और होल्ड करेगा ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब फर्स्ट एजीएम के बाद हम उसी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए। बट 5 ईयर्स के बाद अगर वो सिंगल है, मतलब सिंगल का कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो 5 ईयर्स के बाद उसका लोकल पीरियड आ जाएगा। यदि कोई फर्म है वो 5 + 5 ईयर तक काम कर सकती है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी आएंगे उसको हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहते हैं, कि मतलब वो फर्स्ट एजीएम में आएगा प्लस 5 एजीएम और काम कर सकता है यदि आप चाहोगे। 6th एजीएम में वो रिटायर हो जाएगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर वो हमेशा 6th एजीएम के कंक्लूजन तक काम करेगा। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर सीएनडीजी लेके आएगा विद इन 60 डेज। सीएनडीजी नहीं लेके आ पाया तो बोर्ड लेके आएगा विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड भी फेल हो गया तो मेंबर्स लेके आएंगे 60 डेज। क्या क्या गया 60 30 60। सब्सिक्वेंट ऑडिटर सीएनडीजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये लेके आएगा ऑलवेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद इन 130 डेज और 10 ईयर क्या होगा एजीएम में रिटायर हो जाएगा। इसको अब टर्म ऑफ एन अपॉइंटमेंट वो बता दिया मैंने कि इंडिविजुअल है वो एक टर्म 5 ईयर से ज्यादा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, कूलिंग पीरियड होता ही है कि मतलब 5 ईयर के बाद आप 5 साल 5 ईयर काम कर लिया, अब 5 ईयर आप उस कंपनी से हट जाओ, फिर आफ्टर 5 ईयर्स आप दोबारा फिर आ जाना, फिर हट जाना। क्योंकि क्या होता था पहले कि एक ऑडिटर है वो सालों साल कंपनी का ऑडिट करता था तो उससे उसकी फैमिलिटी हो जाती थी और फ्रॉड होने के चांसेस वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे। इस कारण इन्होंने कूलिंग पीरियड लेके आए। बट कोई ऑडिट फर्म है वो 5 ईयर + 5 ईयर 2 ईयर तक काम कर सकती है। यदि आपको कोई पर्सन आगे गए कोई फर्म है वो 10 साल तक काम कर सकती है। अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि कोई फर्म है वो 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हुई है, कल वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के पीरियड के लिए अपॉइंट हुई है, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट, कि हम उस ऑडिटर को कब तक रीअपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क्वालीफाइड ना हुआ, कंपनी के शेयर ना खरीद लियो या आप उसके कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में ना आ गए हो। अच्छा, आपने खुद ही ना नोटिस दिया ऑडिटर ने कि मैं तो उस कंपनी का ऑडिटर बनना ही नहीं। चलिए अब आते हैं अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, लेट्स सपोज आपने किसी ऑडिटर को 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया था, बट वो 5 ईयर्स अपना काम करने से पहले कंपनी से रिजाइन कर देता है किसी ना किसी रीजन से। तो ऑडिटर वो अनसाउंड माइंड हो गया, उसकी डेथ हो गई या कुछ भी अदर रीजन है, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अगर उसने रिजाइन किया है, रिजाइन का मतलब क्या है
कि लेट्स सपोज कंपनी के ऑडिटर को काफी ज्यादा बड़ा फ्रॉड लग रहा है और उसे लग रहा है कि मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज नहीं कर, मतलब बताना चाहिए बात पब्लिक में, या कुछ भी ज्यादा गड़बड़ चल रही है तो वो संभाल नहीं पाएगा। तो रेजोल्यूशन में क्या कहते हैं, आप बोर्ड मीटिंग करो विद इन 30 days, रीजन दो, ये और साथ में जनरल मीटिंग भी करो 3 months में। यदि कोई सिंपल रीजन है कि इंसाउंड बाउंड का हो गया, उसको कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप बोर्ड मीटिंग में सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके नहीं ऑडिटर ला सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में क्या कहते हैं, सी एंड एजी है वो विद इन 30 days लेके आएगा, अगर नहीं ला सकता देन बोर्ड ले आएगा विद इन 30 days। अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अब अगर किसी कंपनी में से ऑडिटर को निकालना है, आप बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो विद इन 30 days, फिर उसके बाद एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सी एंड सी जी, गवर्नमेंट ऑडिटर विद इन, गवर्नमेंट कंपनी विद इन 30 days। क्यों, गवर्नमेंट कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑडिटर क्यों निकाला है। अगर आपके रीजन जस्टिफाई होता है ठीक है, वरना गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करती है, फिर ऐसा पास करोगे विद इन 60 days। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इंडिया का लॉ आपको पता ही है कि सबसे पहले चाहे कोई मुजरिम कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कह रहे 175 भी तुमने गुना करा है क्यों। अब ट्रिब्यूनल लॉ भी निकाल सकता है, अगर लॉ को ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल की ऑर्डर सो मोटो कि उनको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके बेसिस पे वो अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं। और एक ऑडिटर है उसके पास ऊपर प्रॉपर बैन भी लगा सकते हैं 5 years तक कि तो कंपनी का आपसे 5 years के लिए किसी कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। पेनल्टी सेक्शन 447 में डिफाइन की गई है इन्होंने। रेमुनेशन ऑफ एन ऑडिटर, रेमुनेशन ऑफ एन ऑडिटर क्या होता है कि आपकी जनरल मीटिंग में फिक्स की जाएगी आपको कितनी रेमुनेशन टोटल मिलेगी। और उसके अंदर क्या होता है, रेमुनेशन के अंदर आपको इंक्लूड होता है ट्रैवलिंग भी होता है कि आप जब कंपनी के पास जाना आना डेली का, आपका फूड एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंसेस आपके इंक्लूड करके आपकी रेमुनेशन बता दी जाती है। व्हाट इज द पावर राइट्स ड्यूटीज ऑफ एन कंपनी ऑडिटर, पावर्स का होता है वो कंपनी की कोई किसी भी बुक्स को एक्सेस कर सकता है, पहले इसने राइट दे रखे, राइट टू एक्सेस ऑल द बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स ऑफ ए कंपनी, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कि कोई भी एंट्री है उस रिलेटेड जो भी पर्सन है ऑडिटर उससे चाहे कितनी बार पूछ सकते हैं कि एंट्री क्यों गई, कहाँ से आई है, उसका इनवॉइस दो, सब कुछ दो। राइट टू एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज की इसके ऊपर इन्होंने क्या रखा है कि वो सब्सिडीज की किसी भी बुक को टच नहीं कर सकता, सिर्फ जो बुक्स कंसोलिडेशन से रिलेटेड होता है उन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। He also enjoyed the power of rights under Section 146. The receive all notice and all the communication related to general meeting, की कंपनी की जब भी मीटिंग होगी तो एक स्पेशल नोटिस ऑडिटर के पास जाएगा कि आप भी आइए और आपको भी अटेंड करनी पड़ेगी। टू अटेंड एंड टू बी हियर्ड एट द जनरल मीटिंग और ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच में कंसर्न ऑडिटर। अब ड्यूटीज क्या है, अब ड्यूटी का क्या मतलब है कि ऑडिटर है वो ये सब काम नहीं कर सकता कंपनी में, अगर वो इस कंपनी की यही उसको सर्विसेज देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्या आप उसी कंपनी का अकाउंटिंग, क्या आप उस कंपनी के अकाउंट से मेंटेन कर रहे हो, उसको ऑडिट भी कर रहे हो, कोई पर्सन अपनी गलती कैसे निकाल सकता है, तो इसका करके इन्होंने मना कर दिया। इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअल सर्विस, investment advisory service, investment banking service, render of outsourced financial statements, services, management service, any kind of service which may be prescribed. Duty of auditors. Duty क्या होता है, आप ये देखना है कि कंपनी ने जो लोन एडवांस दिया है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं है, जो उनका रेट है वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है कि मतलब कंपनी के, जैसे आपने आपका दोस्त है उसको लोन चाहिए, आपने उसको लोन 1% पे दे दिया, बट मार्केट में 8% का रेट चल रहा है, मार्केट को लोन की रिक्वायरमेंट भी है, तो आप मार्केट को क्यों ना देके अपने दोस्त को क्यों दिया। अब ट्रांजेक्शन है वो कभी फेक तो नहीं है, रियल तो है। एसेट्स ऑफ द कंपनी है वो कभी प्राइस, जिस परचेज प्राइस आपने खरीदा है उसे कम प्राइस में तो नहीं आप सेल कर दे। लोन और एडवांस आप कभी डिपॉजिट तो नहीं दिखा दे। पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के एक्सपेंस में तो नहीं चार्ज कर दे। शेयर्स को जो आपने कैश में लोड किया है उसका कैश आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें उसको देना। ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, जहाँ पे जिस वक्त जिस सिटी में ऑडिटर है और सबमिट कर रहा है रिपोर्ट को, उस सिटी का नाम लिख के वो उस अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर देगा, साथ में अपना मेंबरशिप नंबर लिख देगा, अपना नाम लिख देगा। इसको देखिए। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अब इसमें क्या रखा है इसने, क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्लीन में क्या है कि आपने व्हेन एन ऑडिटर इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड देयर इज नो ऑब्जेक्शनल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि उसको लगता है इस कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो वो क्लीन दे देता है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या है, जब उस ऑडिटर को लगता है इफ ही थिंक्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डू नॉट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट of affairs of the company or if the accounts prepared by the directors for
कॉल फॉर फर्दर एलोकेशन ही में आस्क द डायरेक्टर टू डू सो। ये कह रहा है कि अगर उसको लगता है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको लगता है कि एक एसेट है वो 60 लाख की शो हो रही है, बट उसकी एक्चुअल फिगर होनी चाहिए 30 लाख। और ऐसी खाली एक नहीं है, काफी सारी एसेट है, और आपकी जो बैलेंस शीट है वो ओवर वैल्यू की गई है काफी ज्यादा इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। तो उसमें वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे देगा कि मेरे को लगता है भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलिए आगे। व्हाट डू मीन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करता है, वैसे सीएमए है, इंस्टीट्यूट आईसीएमआई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी क्या होते हैं सीएमए, इनके पास भी पावर होती है, जैसे इंडस्ट्री होगी, कोई भी कंपनी होगी, उनके कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करना, इनके पास भी स्पेशल पावर है। कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट सिर्फ सीएमए कर सकता और कोई नहीं कर सकता। The central government is empowered to direct the audit of cost record of such company engaged in the production of such goods or providing such service as may be prescribed in the net worth or the turnover of such companies may be prescribed। कि अगर उस कंपनी की टर्नओवर जैसे मैं 35 लाख, 35 लाख से ज्यादा आपकी कोई भी गुड्स और सर्विस है उसकी प्रोडक्शन या सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, तो आपको कॉस्ट एंड ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ये मैंने सिर्फ जनरल साइंस में क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट का बुक से रेफर कर लेना। फीचर्स क्या है, एग्जाम में करना कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, जितनी कॉस्ट, कई बार क्या होता है कई बिल एक्चुअल में होते हैं 1 लाख के, बट क्या करता है बीच में एक मैनेजर है वो पैसे खाने के लिए 10 लाख का बिल बनवा देता है कंपनी से, तो वो देखना वो बिल सही है क्या नहीं है, जेन्युइन फिगर के जेन्युइन। इट चेक वेदर द कॉस्ट अकाउंट्स कंप्लीमेंट टू कॉस्ट अकाउंट प्लान। क्या आपने प्लान किया था, आपका बजट था 50 लाख का, आपका 45 लाख या 50 लाख आ रहा है, चलो ठीक है थोड़ी बहुत डेविएशन चल जाती है, बट आपका कभी 50 लाख का प्लान था और आपका 80 लाख जा रहा है, ये गलत है। ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स, तो यहाँ पे हो गया कॉस्ट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, आप इसमें ये देखते हो कि जो मैनेजमेंट ने काम किया है, जो उसके प्लान एंड पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे उसमें क्या क्या डेविएशन आ रही है, उस डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लगा सकते हैं जिससे वो फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। अब difference between management and cost audit. Management audit is the investigation into the objectives and action plan of management to measure the performance of the management. Cost audit क्या है, वेरिफिकेशन करना कॉस्ट अकाउंट्स को, पहले इसने मीनिंग दे दी जनरल सेंस का। अब मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट में कह रहा है कि जरूरी नहीं कि आप ये देखो कि पिछले साल प्लान एंड प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि प्लान कभी भी एक साल को देख के नहीं बनाया जाता, वो फ्यूचर को देख के बनाया जाता है, कई सालों को मद्देनजर रखते हुए, तो ये कवर हो सकता है लॉन्ग में पीरियड के लिए। बट कॉस्ट ऑडिट है वो सिर्फ 1 ईयर का होता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट पर्सन हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज, बट ये सीएमए कर सकते हैं क्वालिफाइड प्रॉपरली, और इसके लिए भी प्रॉपर लॉ है कि कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑडिट के कंपलसरी नहीं, बट एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए अंडर सेक्शन 148 में बताया गया कि कंपलसरी कहाँ कहाँ हो जाता है ये। जब आपको मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा तो अपने रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को दोगे, मैनेजमेंट की गलती हटाओगे, आप इसमें एक कॉपी सीजी को दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, देखो जो चीज ऑप्शनली है तो वो कोई फिक्स नहीं होता, और इसमें टाइम लिमिट फिक्स होती है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जब आपके माइंड में होता है कि इस कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है, और आपको स्पेशली अपॉइंट इसलिए करेंगे कि आप पता करिए वो फ्रॉड किस एरिया में किस अमाउंट का चल रहा है। उनके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, बट वो कह देता है, जैसे लेट्स सपोज करिए हमारे ऑडिटर ने बताया कि 50 लाख का है, विसल ब्लोअर पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय ने हमें रिपोर्ट की 50 लाख का, लेट्स क्या एक्चुअल में 80 लाख का फ्रॉड हो, बट ऑडिटर है वो कभी भी इस इंटेंशन से नहीं होता कि कंपनी में फ्रॉड है, तो वो होता है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। पहले मैं आपको एम बता दिया, फिर एसेंशियलिटी के ऑर्डिनरी केस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में होता है, बट ये होता ही है। अच्छा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर्स। अब वर्किंग पेपर्स क्या है, देखो वर्किंग पेपर्स में क्या करते हैं कि ऑडिटर है, ऑडिटर ना अपने साथ के साथ लिखते रहता है कि आज मैं आया, आज मैंने ये काम किया, ये रिपोर्ट चेक करें, यहाँ यहाँ मुझे डिस्क्रिपेंसी मिली, और उसे अपने वर्किंग पेपर 7 ईयर तक मेंटेन करने पड़ते हैं। तभी कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्किंग पेपर्स है उसके ऊपर कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी गई है, बट वो कंपनी के प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आखिरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई ने कह दिया कि वर्किंग पेपर्स है वो ऑडिटर की ओनरशिप है,
क्यों? क्योंकि उसको ऑडिटर ही क्लेम करता है और बाद में ऑडिटर के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने यही काम किया और ये काम इस तरीके से किया था, ताकि बाद में कोई भी लीगल लॉ सूट फाइल होता है उसके कहीं, वो दिखाने का होता है कि मैंने ये काम किया था और सही तरीके से सारा काम हुआ है। थैंक यू।